नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। देवभूमि के दंगल में आज बात होगी फिर उठी आवाज भू कानून और मूल निवास। देवभूमि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव से पहले धामी सरकार की टेंशन तमाम राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने एक बार फिर से बढ़ा दी है। दरअसल सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की मांग को लेकर रविवार को हल्द्वानी में महारैली होने जा रही है और महारैली में 100 से ज्यादा संगठनों के जोड़ने की संभावना है। हल्द्वानी से पहले 24 दिसंबर को देहरादून में भी विशाल स्वाभिमान महारैली हो चुकी है, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। तो वहीं राज्य सरकार का कहना है कि वो मूल निवास और भू कानून को लेकर गंभीर है। इसके लिए समिति गठित की गई है और इसके साथ ही सरकार ने सभी जिलाधिकारियों से पिछले 10 साल में कृषि और बागवानी की जमीनों की बिक्री और लीज की अनुमति देने के जुड़े मामलों का रिकॉर्ड भी मांगा है। भू कानून प्रारूप समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को यह जानकारी राजस्व विभाग को जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए। बताते चले कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा गरमाता ही जा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए कमेटी भी गठित की गई थी और इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। तो वहीं उत्तराखंड में साल 2001 के बाद से मूल निवास प्रमाण पत्र की जगह पर स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनने शुरू हुए हैं। इसके बाद उत्तराखंड हाईकोर्ट की ओर से भी आदेश जारी हुए कि राज्य गठन के समय जो भी व्यक्ति उत्तराखंड में रहा वो यहां का निवासी माना जाएगा। वहीं देश में मूल निवास प्रमाण पत्र साल 1950 से बनने शुरू हुए थे। बाद के सालों में सभी राज्यों में यही व्यवस्था दी गई कि 10 अगस्त 1950 के समय जो व्यक्ति जिस राज्य में रहा उसे वही का मूल निवासी माना गया। तमाम आंदोलनकारी सरकार से राज्य में इसी व्यवस्था को लागू करने की मांग कर रहे हैं। वहीं विपक्षी दलों का आरोप है कि सरकार यूसीसी के बहाने राज्य के असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। आज इसी मुद्दे पर होगी विस्तार से बातचीत, लेकिन उससे पहले एक नजर आज के इस खास रिपोर्ट पर डालते हैं। देवभूमि उत्तराखंड में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने की लड़ाई लगातार जारी है और अब धीरे धीरे ये लड़ाई जन आंदोलन में तब्दील होती जा रही है। और अब देहरादून के बाद रविवार को हल्द्वानी में महारैली होने जा रही है। महारैली में 100 से ज्यादा संगठनों के जुड़ने की संभावना है। वही मूल निवास एवं भू कानून संघर्ष समिति की मांग है कि सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर हिमाचल के तर्ज पर राज्य में सशक्त भू कानून लागू करे। वही धामी सरकार ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों से पिछले 10 साल में कृषि और बागवानी की जमीनों की बिक्री और लीज की अनुमति देने से जुड़े मामले का भी रिकॉर्ड मांगा है। भू कानून प्रारूप समिति की बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सभी जिलाधिकारियों को यह जानकारी राजस्व विभाग को जल्द से जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं। सत्ता पक्ष का कहना है कि सरकार इस संबंध में गंभीर है, लेकिन समय देने की आवश्यकता है। सरकारों ने भू कानून को इतना लचीला बना दिया है कि उत्तराखंड में कोई भी भारी व्यक्ति यहाँ पर बेतहाशा जमीनें खरीद सकता है। हम देख रहे हैं कई माफिया उत्तराखंड में आ गए हैं, यहाँ की जमीनों पर अपने गिद्ध दृष्टि जमाए हुए हैं, जमीनों को खुट-बुट कर रहे हैं, वहाँ पे प्लॉटिंग करके अपने तरीके के वहाँ पे उद्योग जमा रहे हैं। इससे हमारी जो कृषि भूमि है वो खत्म होती जा रही है। अभी हमने देखा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने जिलाधिकारियों को मौखिक आदेश भी दिए कि जो भी कृषि भूमि है, जो उद्यान के लिए भूमि है, उसको फिलहाल बेचा जाए। और भी तरह के आदेश मुख्यमंत्री द्वारा दिए जा रहे हैं। हम देखिए, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार, आदरणीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड राज्य के लिए जो सबसे बेहतर हो, उत्तराखंड राज्य के जनमानस के लिए जो सबसे बेहतर हो, उस भू कानून को प्रदेश के अंदर लागू करने वाले हैं। उसके लिए पहले भी एक
कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट का अध्ययन करने के लिए भी एक अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है। और मुझे लगता है उत्तराखंड राज्य के लिए बेहतर भू कानून लागू हो, इसके लिए हमारी सरकार कार्य कर रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पिछले लंबे समय से सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा गरमाता जा रहा है। सरकार की ओर से पूर्व मुख्य सचिव सुभाष कुमार की अध्यक्षता में भू कानून के लिए एक कमेटी भी गठित की गई थी। इस गठित भू कानून समिति ने सितंबर 2022 में धामी सरकार को अपनी सिफारिशें सौंप दी थी, लेकिन शासन स्तर पर समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। वहीं उत्तराखंड में समय समय पर भू कानून को लेकर संशोधन किए गए हैं। साल 2002 में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व वाली पहली निर्वाचित सरकार ने भू कानून को कड़ा बनाने की पहल की। इसके तहत राज्य के बाहरी व्यक्तियों को आवासीय उपयोग के लिए 500 वर्ग मीटर भूमि की खरीद की अनुमति दी थी। इसके बाद वर्ष 2007 में तत्कालीन भुवन चंद्र खंडूड़ी सरकार ने भूमि खरीद की अनुमति 500 वर्ग मीटर से घटाकर 250 वर्ग मीटर की थी, जबकि वर्ष 2017 में तत्कालीन त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल में भू कानून में फिर संशोधन हुए। तब पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए औद्योगिक समेत विभिन्न उपयोग के लिए भूमि खरीद का दायरा 12.5 एकड़ से अधिक कर दिया गया। तब इसका राज्य में कड़ा विरोध हुआ था और तभी से राज्य में हिमाचल के समान ही कड़ा भू कानून लागू करने की मांग की जा रही है। जिस तरह से जमीनों को खुर्द-बुर्द किया जा रहा है, जिस तरह से भू माफिया और सरकार का गठजोड़ दिख रहा है, कब इनका भू कानून आएगा, कब रिपोर्ट आएगी। जैसा मैंने अभी कहा कि इन्होंने पलायन आयोग को गठन किया और लाखों रुपया उसमें खर्च किया, उसकी रिपोर्ट सार्वजनिक अब तक नहीं हो पाई। पलायन रुका नहीं है, रोजगार मिल नहीं रहा। इनकी कथनी और करने में बड़ा फर्क है, लेकिन हाउस में हम पुरजोर तरीके से इन बातों को उठाएंगे। कानून लागू करना है तो ग्राउंड में कितना सेल परचेज हुआ है, कितनी ज़मीनें हमारी यहाँ बिक गई, कितनी ज़मीनें उत्तराखंड से बाहर के लोगों ने खरीदी, किस तादाद में खरीदी, क्या केवल मकान बनाने के उद्देश्य से खरीदी या बिल्डर्स ने इन्वेस्टमेंट के लिए खरीदी, जिससे कि हमारे लोग भूमिहीन होने का खतरा बना हुआ है। तो गवर्नमेंट जो है वो स्टेप बाई स्टेप चल रही है। ये बिल्कुल बकवास बातें हैं, इन बातों का कोई सिर और पैर नहीं है। ये सीधे सीधे भाई जो जनता सांप्रदायिक मुद्दों पे एकजुट हो सकती है, उसको जनता को सीधे सीधे सांप्रदायिक मुद्दे पे एकजुट करना है, ताकि जनता का ध्यान मूल निवास, भू कानून, बेरोजगारी, इस तरीके के तमाम मुद्दों पे ना जाए। इसलिए कमेटी के ऊपर कमेटी बना रही है। अब उन्हें पता है कि भाई जनता सड़कों पे आ रही है, तो जनता को अपने बुलावे में रखने के लिए, अपने पाले में रख के कमेटी के ऊपर कमेटी का बुलावा। कुल मिलाकर राज्य में सशक्त भू कानून और मूल निवास का मुद्दा लगातार गर्माता जा रहा है। हालांकि सरकार समिति गठित करने के साथ ही सभी जिलाधिकारियों से पिछले 10 साल में कृषि और बागवानी की जमीनों की बिक्री और लीज की अनुमति देने से जुड़े मामले का रिकॉर्ड भी मांग रही है। बावजूद इसके आंदोलनकारी पीछे हटने को राजी नहीं है। सवाल ये है कि क्या सरकार वाकई में सशक्त भू कानून और मूल निवास 1950 लागू करने के लिए गंभीर है, या फिर समिति गठित कर इन मुद्दों को दबाने की कोशिश की जा रही है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो देवभूमि के दंगल में आज इसी मुद्दे पर करेंगे विस्तार से बातचीत, क्योंकि लंबे वक्त से उत्तराखंड की बात करें तो भू कानून, मूल निवास को लेकर लगातार चर्चा हो रही है। विपक्ष की ओर से अलग अलग आरोप सत्ता पक्ष पर, सरकार पर लगाए जाते हैं और ये आरोप ये है कि यूसीसी के बहाने जो असल मुद्दे हैं उनसे भटकाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हमारे साथ में खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे सबसे पहले आपका परिचय करवाते हैं, उसके बाद में अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। आशीष नौटियाल साहब हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से हैं। बहुत स्वागत सर आपका। पीसी थपलियाल साहब हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ नेता हैं यूकेडी की ओर से। शिव प्रसाद सेमवाल साहब हमारे साथ में हैं, अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय रीजनल पार्टी की ओर से हैं।
और मोहित डिमरी हमारे साथ में है, संयोजक हैं भू कानून संघर्ष समिति की ओर से। आगे और मेहमान भी जुड़ेंगे। सुनीता विद्यार्थी जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से जुड़ने वाली हैं, उमा जी भी जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। फिलहाल सत्ता पक्ष से कोई है नहीं, ज्यादातर विपक्ष के लोग हमारे साथ में है, इसलिए चर्चा विपक्षियों के साथ में ही करेंगे। कांग्रेस पार्टी से शुरुआत कर लेते हैं। मुख्य विपक्षी दल है उत्तराखंड में। आशीष जी, स्वागत आपका। आशीष जी, क्यों आखिर सरकार यूसीसी के बहाने सारे मुद्दों को जो है वो कवर करना चाहती है? क्या वो मुद्दे ज्यादा बड़े हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो मुद्दे ऐसे थे कि जिनके चलते राज्य का गठन तक करना पड़ गया था, राज्य को अलग पहचान दिलाई गई थी। वो मुद्दे जस के तस आज भी बरकरार हैं, लेकिन उन सब को छोड़कर अब सरकार चर्चा करती है यूसीसी पर, उसके लिए प्राथमिकता है यूसीसी। ऐसा क्यों है भला? देखिए मैडम, भारतीय जनता पार्टी का काम जनता को गुमराह करना है, जनता के हितों की रक्षा के लिए काम नहीं करना। आप देखिए, इतना बड़ा आंदोलन उत्तराखंड के अंदर हुआ भू कानून की मांग को लेकर के, मूल निवास की मांग को लेकर के, लेकिन सरकार के कान में जूं नहीं रेंग रही है और सरकार कह रही है हम यूसीसी देंगे। अरे समझदार लोगों, तुम्हें कौन समझाए और कैसे समझाए? जनता जो मांग रही है आप समझ क्यों नहीं पा रहे? उत्तराखंड की जनता को मेन जरूरत भू कानून की है, लेकिन इनको भू कानून से मतलब नहीं है, इन्हें उससे मतलब है जिसका कोई औचित्य ही नहीं है। बेमतलब में यूसीसी बीच में डाल के रख दिया। ना जनता मांग रही है ना कुछ। कभी बात करते हैं हम धर्मांतरण कानून ला रहे हैं, खुद ही नकल कराते हैं, कहते हैं हम नकल विरोधी कानून ला रहे हैं, पर जिस कानून की जरूरत है उसको लाना ही नहीं है। और जनता को गुमराह करने के लिए हमने इस पे समिति बना दी, उस पे समिति बना दी, इस तरीके की बात करके उन्हें बहलाने का काम करते हैं। समितियां तो आपकी कई बनी है, आपके अंदर तो केदारनाथ के अंदर सोने को पीतल बना दिया, उस पे भी आपकी आज तक रिपोर्ट नहीं आई, किसने बनाया? आपने अंकिता हत्याकांड पे समिति, आप तो हर जगह समितियां बनाते रहते हैं, लेकिन इसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। तो निश्चित ही देखिए मैडम, सरकार को जनता के हितों की रक्षा के लिए होती है, तो उसका काम है जनता आपसे क्या चाहती है, जनता आपसे क्या मांग रही है। और निश्चित मैडम, आज भू कानून के लिए संघर्ष समिति बनी है, डिवरी जी बैठे हैं, तो वो कोई अपने घर के लिए थोड़ी मांग रहे हैं, वो राज्य को बचाना चाहते हैं। राज्य के अंदर पीड़ा है इन लोगों को, तभी तो अपने घरों से निकल के अपने काम धंधे छोड़ के इस काम में लगे। तो सरकार को समझना चाहिए, प्राथमिकता के आधार पर काम होना चाहिए। आज मेन प्राथमिकता इसी की है, भू कानून की, तभी तो इतने लोग इकट्ठे हो रहे हैं। और मैडम, जो पिछली रैली भी इनकी हमारी निकली थी भू कानून को लेके, उसमें मैं खुद भी गया था और हमने देखा मैडम किस तरीके से सरकारी कर्मचारी तक इस रैली में शामिल हुआ, दिल से जुड़े लोग इसमें। वही भाजपा थी जिसने दूसरी ओर अपनी रैली निकालना शुरू कर दिया, मोदी है ना। अरे कहाँ मोदी है? किसको दिखाना चाह रहे, किसके लिए मोदी है? तो आप लोग उनके आंदोलन को कम करना चाह रहे हैं, जनता की असली जरूरत को ना समझते हुए उसको गुमराह करने का काम कर रहे हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, यानी आपको लग रहा है कि असली जरूरतों को दरकिनार किए जाने की कोशिश हो रही है क्योंकि वो फुलफिल नहीं हो पाई है। शायद यही वजह है कि यूसीसी पर लगातार बात करते हैं, लेकिन बाकियों पर करने से बचते हैं। उमा सिसोदिया जी भी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष आम आदमी पार्टी की ओर से हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं अपनी चर्चा में। उमा जी, स्वागत आपका, आपके साथ में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले और मेहमान बने हुए थे, उनके पास जाते हैं। हमारे साथ में थपलियाल साहब भी हैं और शिव प्रसाद सेमवाल साहब भी हैं। मोहित डिमरी जी के साथ में पहले जाते हैं, संयोजक हैं भू कानून संघर्ष समिति की ओर से। मोहित जी, स्वागत आपका। मोहित जी, आप लंबे वक्त से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, क्या आपको भी अब प्रतीत होता है, माफ कीजिएगा, कि इन सारी चीजों को जो स्थानीय मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी हो, पलायन हो, भू कानून, मूल निवास, जिसके लिए उत्तराखंड की जनता सबसे ज्यादा लड़ती आई है, क्योंकि उसको लगता है कि शायद उसका ये अधिकार है, उसका ये मूल अधिकार है। किसी भी राज्य में हम रहते हैं तो हमारे पास इस कानून का हमको अधिकार मिलता है, लेकिन उत्तराखंड में ऐसा नहीं है, जिसके लिए लड़ाई लंबे वक्त से लड़ी जा रही थी। तो आपको लग रहा है कि ये उत्तराखंड की जनता के साथ छलावा है और इस पर सबसे पहले बात होनी चाहिए थी, प्राथमिकता में ये होना चाहिए था? मोहित जी, मोहित जी, आवाज मिल रही है आपको? मोहित जी, आवाज मिल रही है क्या आपको? आपकी आवाज आ रही है, मेरी आवाज आ रही है? जी बोलिए, कंटिन्यू। ओके, देखिए, मूल निवास अधिकार की जब हम बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि पूरे देश भर में 1950 मूल निवास अधिकार लागू है, तो उत्तराखंड में यह व्यवस्था क्यों लागू नहीं की जा रही है, हमारी समझ से परे है। और जब हम बात करते हैं झारखंड की, वहां के लोग जो वहां के मूल निवासी हैं, वहां पर वो लोग 1932
की बात कर रहे हैं कि वहाँ के जो उनके अपने जमीन के रिकॉर्ड हैं उसके आधार पर उन्हें 1932 का से यहाँ का मूल निवासी माना जाए। तो आप समझ सकते हैं कि पूरे देश भर में मूल निवासियों के अपने अधिकार सुरक्षित हैं, लेकिन इकलौता उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां पर मूल निवासी अपने ही प्रदेश में एक तरह के दोयम दर्जे के नागरिक बनते जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा संकट मूल निवासियों के सामने आज खड़ा हो गया है। हम देख रहे हैं यहाँ पे जो ग्रुप सी ग्रुप डी की नौकरियां भी हैं उसमें भी मूल निवासियों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना रहे हैं, वो यहाँ की नौकरियों पर डाका डाल रहे हैं। बाहर से आने वाले लोग यहाँ पर जो हमारे कॉलेज हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहां पर उनको दाखिले मिल जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने फर्जी स्थायी निवास प्रमाण पत्र बना दिए हैं। और भी तरह के जितने भी हमारे सरकारी योजनाएं हो, हमारे रिसोर्सेज हो, जल जंगल जमीन के जितने हमारे अपने संसाधन हैं, इस पर बाहरी लोगों का कब्जा होता जा रहा है। एक बहुत बड़ी आबादी उत्तराखंड में आ गई है जो यहाँ के संसाधनों को लूट रही है। तो हमें जो मूल निवास की मांग है उसको लेकर हमारी यही चिंता है कि अगर आज हम लोग नहीं संभले, ये आंदोलन आगे नहीं बढ़ा, तो एक समय ऐसा भी आ जाएगा जब हमारे उत्तराखंड के यहाँ के जो मूल निवासी हैं वो अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक होकर रह जाएंगे। और ऐसी स्थिति बहुत सारे राज्यों में हुई है। त्रिपुरा में आप देख लीजिए, जो वहाँ के मूल निवासी थे, जो वहाँ के आदिवासी लोग हैं, आज वो अपने ही राज्य में अल्पसंख्यक हो गए हैं। जो बाहर से आने वाले वहाँ पर एक समुदाय है तो वहां पर उनकी संख्या ज्यादा होगी और आज स्थिति यह है कि त्रिपुरा के जो मूल निवासी हैं उनको ही खदेड़ा जा रहा है। ऐसे और राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। तो हमारा यही मानना है कि जो ये लड़ाई है अपने अस्तित्व की है, अपनी अस्मिता की है, अपनी पहचान की लड़ाई है, सांस्कृतिक जो हमारी पहचान बची रही, सुरक्षित रहे, इसको लेकर हम लोग लड़ रहे हैं। और हल्द्वानी में हम अभी यहाँ पर मौजूद हैं। कल यहाँ पर एक महारैली होने जा रही है, इसमें भी हजारों हजार लोग इस महारैली में जुट रहे हैं। पूरे हल्द्वानी से लेकर आसपास के जितने भी इलाके हैं, गांव-गांव से लोग इस महारैली का हिस्सा बनने जा रहे हैं। तो वो लोग चाहते हैं वास्तव में कि उनको मूल निवास 1950 का अधिकार मिले। यहाँ की जो उनकी अपनी जमीनें हैं, जो एक तरह से जो कृषि भूमि लगातार खत्म होती जा रही है, वो सुरक्षित रहे हमारे प्रदेश में। इस तरह की लोगों की मांगे हैं और लोग चाहते भी हैं अब कि कहीं ना कहीं इतने वर्षों में, राज्य बनने के 23 सालों में जो उनके साथ धोखा हुआ है, जो सरकारों ने उनके साथ छलावा किया है, अब वो इसको बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करना चाहते हैं। और लोगों का जो आक्रोश है वो निसंदेह सड़कों पर फूटेगा। और एक तरह से लोग अब इस बात को मान चुके हैं कि एक बड़े आंदोलन के बाद ही सरकार जागेगी, इससे पहले सरकार की चूल्हे नहीं हिलेगी। तो जनता उत्तराखंड के आंदोलन के जैसे ही ये कह सकते हैं कि उससे भी बड़ा आंदोलन अगर लोगों को करना पड़े तो लोग इसके लिए भी अब तैयार बैठे हैं। पूरे प्रदेश भर में ये आग फैल चुकी है कि हमें अपने अधिकार अपने राज्य में सुरक्षित करने हैं। ठीक है, ठीक है। प्रदेश भर की जनता ये अधिकार जो है वो अपना सुरक्षित करना चाहती है और उसके लिए लड़ाई भी लंबे वक्त से लड़ी जा रही है। विपक्ष भी आपके साथ खड़ा हुआ नजर आता है। अन्य मेहमान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। उमा जी हैं, उमा जी को जान लेते हैं। सुनीता जी, आप काफी देर से आई, आपका भी बहुत स्वागत। सुनीता विद्यार्थी जी हमारे साथ में, प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी की ओर से। अब आपके पास आखिर में आएंगे, हालांकि मैं शुरुआत आपके साथ ही करना चाहती थी। कोई बात नहीं, आप सभी विपक्षों को सुनिए, उसके बाद उस पर भी अपनी राय दीजिएगा और मैं अपना सवाल भी करूंगी। उमा जी, देखिए विपक्षी भी इस चीज को ही कहते आते हैं कि जो अधिकार है, जो मूल अधिकार है, जो हर किसी का जन्म लेने के साथ ही मिल जाते हैं कुछ हमें अधिकार, वो तो मिलना ही चाहिए और वो ना मिल पाए तो मुझे लगता है बड़े शर्म की बात होती है। और उत्तराखंड में कुछ ऐसा ही हो रहा है। मूल निवास, भू कानून, ये ऐसी चीजें हैं जिनका अधिकार नहीं है लोगों को। सुन रही थी और हाँ। उनकी जो चिंता थी, जो उन्होंने उदाहरण दिया त्रिपुरा का, और सिर्फ त्रिपुरा नहीं, त्रिपुरा के अलावा आसाम देख लीजिए और दूसरे मिडिल जो हमारे ईस्ट के जितने भी राज्य हैं उन सबकी डेमोग्राफी देख लीजिए। उसी डेमोग्राफिक चेंज की चिंता में आज हम सब लोग यहाँ पर बैठे हैं। हमें मालूम है कि हमारे उत्तराखंड की डेमोग्राफी किस तरीके से चेंज हो रही है। हमारे यहाँ जो पड़ोसी राज्य की जो सीमाएं जो लगी हुई है, वहां से लोग किस तरीके से लगातार उत्तराखंड में बढ़ रहे हैं। एक तरफ हम उत्तराखंड के पलायन से चिंतित हैं, हम कहते हैं कि हमारे गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन जब दूसरी तरफ हम लोग जब चुनाव में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे मतदाता बढ़ गए। तो ये जो डेमोग्राफिक चेंज है वो सबसे बड़ी चिंता का विषय है मोहित डिमरी जी का, और हम सभी की चिंता का विषय है कि जिस तरीके से उत्तराखंड में डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, उत्तराखंड इस समय खतरे की जद में आ चुका है। एक तरफा हम लोग बात करते हैं कि हम लोग सनातन की भूमि है और यहाँ पर हरिद्वार है, यहाँ पर 4 धाम है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर जो ये चेंजेस है, जनसंख्या का जो चेंज यहाँ पर हो रहा है, वो हमारे लिए बड़ी खतरे की घंटी है। एक तरफ हम लोगों के सीमांत गाँव जो है वो धीरे धीरे खाली
हो चुके हैं। मतलब अब सरकार ये नहीं समझ पा रही है कि उत्तराखंड एक ऐसा मैदानी प्रदेश नहीं है जहां पर कि उसकी सीमाएं जो है वो चारों तरफ से सुरक्षित हों, जहां पे लोग, अगर आप उत्तर प्रदेश के साथ उत्तराखंड की अगर आप तुलना करेंगे तो वो तुलना हो ही नहीं सकती। वो तुलना के रूप में ही नहीं है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र के साथ अगर आप तुलना करने लगे उत्तराखंड की। हम लोग बिल्कुल अलग राज्य हैं। हमारे यहाँ पे विकास जो है हमारे उत्तराखंड के आखिरी गांव तक पहुंचना चाहिए था, लेकिन वहां तक नहीं पहुंचा। वहां से पलायन हो गया और यहाँ पे जो नीचे के जो हमारे जिले हैं वहां पर इतना डेमोग्राफिक चेंज हो चुका है कि हम परेशान हो चुके हैं उससे। तो गरिमा जी, उत्तराखंड आंदोलन जिन मूलभूत समस्याओं को लेकर शुरू हुआ था वो आज भी जस की तस है। गैरसैंण राजधानी, आज भी हम और आप बैठ के डिबेट करते हैं कि गैरसैंण राजधानी कब बनेगी कब नहीं बनेगी। हम लोग 3-3 विधानसभा भवन बनाने की यहाँ पर बात करते हैं, 2 ऑलरेडी बने हुए हैं, तीसरे का भी जब चाहे वो शिलान्यास करके उसका भी काम वो कब शुरू कर देंगे। कितना पैसा सरकार के पास है फूकने के लिए, उस पर हम लोग कई बार चर्चा कर चुके हैं। एक ऐसा प्रदेश जिसकी राजधानी नहीं है लेकिन हमारे पास 3 विधानसभा भवन है, ये बहुत बड़ा मैं कहती हूँ दुर्भाग्य है उत्तराखंड का। और जो संघर्ष इस समय उत्तराखंड के लोग कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी और मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, मैं कहती हूँ मैं यहाँ की मूल निवासी नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर साथ खड़ी हूँ आप लोगों के, आप सब लोगों के, क्योंकि वो जो डर है मुझे वो सामने दिखाई देता है। हमारे बच्चों को ना यहाँ पे नौकरियां हैं, हमारे बच्चे यहाँ से पलायन कर रहे हैं, हमारे बच्चे दिल्ली और बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई जा जाके छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए अभिशप्त है। हम लोग अपनी स्वास्थ्य नहीं दे पाए। आज भी हमारी महिलाएं जो है वो सड़कों पर प्रसव कर देती हैं। आज भी हमारे यहाँ स्कूली शिक्षा की हालत खराब है, आज भी हमारे यहाँ स्वास्थ्य सेवाओं की हालत खराब है। और उसके बाद हम लोग जो है डेमोग्राफिक चेंज करके बाहर के राज्यों से यहाँ पर लोगों को भरे जा रहे हैं। तो ये सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है, ये बिल्कुल सरकार की नाकामी है। हमारे उत्तराखंडी क्या सिर्फ यहाँ पर मैं कहते हैं छोटी मोटी नौकरियां करने के लिए बचे हुए हैं, और उन नौकरियों पे भी डाका पड़ जाता है दूसरे प्रदेश से आए हुए लोगों का। कोई राजस्थानी आके यहाँ पे भर्ती हो जाता है, मेरठ मुजफ्फरनगर से लोग आकर यहाँ पर सड़कों के ठेके ले लेते हैं और सरकार सुनने के लिए राजी नहीं है। कहाँ गए हमारा उत्तराखंड? जब हम लोगों ने पाया था, हम लोग भी उत्तराखंड की रैलियों में हमारे भी माता पिता जाया करते थे, तब हमें भी लगता था कि उत्तराखंड बनेगा तो पता नहीं उत्तराखंड में क्या कुछ हो जाएगा। लेकिन बड़ा दुख होता है जब देखते हैं कि उत्तराखंड के सवाल आज 23 साल बाद भी वहीं के वहीं खड़े हुए हैं और आज फिर जनता संघर्ष करने के लिए तैयार है। और डिमरी जी, मैं कहती हूँ इस संघर्ष में हम लोग भी आपके साथ जुड़े हुए हैं। 1950 मूल निवास होना ही चाहिए। जब पूरे देश में 1950 मूल निवास है तो उत्तराखंड में क्यों ना हो? उत्तराखंड को आपने एक तरह से बिल्कुल आप लोगों ने अनाथ क्यों बनाया हुआ है कि हमारे लिए अलग ही कानून बनेंगे, जबकि पूरे देश के लिए कानून कुछ और है। हमारे लिए बिल्कुल अलग कानून है। 1950 उत्तराखंड का मूल निवास होना चाहिए। यहाँ के बच्चों को यहाँ की सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए। हमारे प्रदेश में सबसे बड़ा दुर्भाग्य इस बात का है, क्योंकि हम लोग प्रश्न उठाएंगे, हम लोग जो आउटसोर्स की जो व्यवस्था है उसके खिलाफ हम लोग बोलेंगे। वहां पर जो उल्टी सीधी हरकतें होती हैं, जो जिस तरीके से उन लोगों को काम करने दिया जाता है, वहां पर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। इसलिए हमारे बच्चों को नौकरियां ही नहीं दी जाती है। नौकरियां देने के लिए आप बाहर से लोगों को ले आते हैं क्योंकि वो लोग क्वेश्चन नहीं उठाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है गरिमा जी। आज जिन लोगों के हाथ में उत्तराखंड है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति करते हैं। राम लहर उन्होंने पैदा कर रखी है व्हाट्सएप फेसबुक के माध्यम से। 22 जनवरी को आप देखिए, राम मंदिर का आम आदमी पार्टी स्वागत करती है, लेकिन भाई राम मंदिर बन चुका है। आप लोगों ने फ्री सेवा यहाँ से शुरू कर दी है। अब उत्तराखंड के मूल मुद्दों पर आकर बात कर लीजिए। लेकिन कोई बीजेपी का प्रवक्ता उत्तराखंड के मूल मुद्दों पर आकर बात करने के लिए राजी नहीं है। जहां हम लोग बात शुरू करेंगे उन्होंने फिर राम मंदिर बीच में लेके आना है कि देखिए राम मंदिर बन गया, अब तो राम राज्य आ गया पूरे देश में। ठीक है। अब आप इन मुद्दों की बातें छोड़ दीजिए। ठीक है, आपको लग रहा है कि जहां पर जब प्रदेश का गठन हुआ उस वक्त था, आज भी वहीं पर प्रदेश है। ठीक है, आपको लगता है कि प्रदेश गरिमा जी गुस्सा आता है, और ये गुस्सा हम आपके सामने ही बैठ के यहाँ पर बोल पाते हैं? बिल्कुल। या हम लोग जो बीजेपी के प्रवक्ता महोदय हैं उनके सामने कह लेते हैं इस उम्मीद के साथ कि शायद ये बात हमारी धामी जी तक पहुंचा देंगे, पर मुझे समझ में नहीं आता कि इनकी भी कितनी बातें सुनी जाती होंगी। ठीक है, आपके पास लौटते हैं। मुद्दे को वाकई में इस मुद्दे को जीवित रखना बहुत जरूरी है। और बिल्कुल, क्योंकि ये मूल जरूरतें थी और ये अधिकार है लोगों की, ये अधिकार है जो लोगों को मिलने ही चाहिए। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ में थपलियाल साहब हैं, थपलियाल साहब के पास जाते हैं। थपलियाल साहब माफ कीजिएगा, थपलियाल साहब हमारे साथ में जुड़े हुए वरिष्ठ नेता यूकेडी की ओर से। थपलियाल साहब, स्वागत आपका। उत्तराखंड की बात हो और मूल अधिकारों की बात हो और आपके रिएक्शन मुझे पता है क्या होगा, क्योंकि उत्तराखंड को लेकर आप सिर्फ राजनीतिक दल होने के नाते बात नहीं करते, क्योंकि कई बार आपकी भावनाएं भी बाहर आती हैं।
आप अगर उत्तराखंड के निवासी हैं तो ये आपका भी अधिकार है, लेकिन वो नहीं मिलता तो कैसा लगता है? क्या ये राजनीतिक दलों के बीच में रह गया? देखो, मूल निवास जो है ये बहुत ही जटिल सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। अगर मेरे को आज मूल निवास प्रमाण पत्र मिल भी जाता है सरकार की ओर से, तो क्या मेरी टिहरी डैम की बिजली वापस हो जाएगी? क्या यूपी नहीं खाएगा? या बैकडोर एंट्री की जो भर्तियां भारतीय जनता पार्टी के नेता या कांग्रेस के नेता कराते आए हैं, वो क्या बंद हो जाएगी? या भ्रष्टाचार के तौर से जो पटवारी आज की तारीख में सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट इश्यू कर रहे हैं, और उन्होंने हमें भी सर्टिफिकेट इश्यू किए, राज्य बनने के बाद 2012 तक बदस्तूर मूल निवास प्रमाण पत्र पटवारी देते गए। लगभग 15 से 20 लाख पहाड़ियों ने मूल निवास प्रमाण पत्र ले रखे हैं। अगर भू कानून के बारे में बात करता हूं मैं, तो शुरू में ही तिवारी जी ने भू कानून लगा दिया था। 500 वर्ग मीटर से ऊपर नहीं ले सकता था आदमी, और उसके बाद खंडूरी जी ने और उसको 500 से 250 कर दिया, और ये चलते चलते ये अपने त्रिवेंद्र तक रहा। और इसके बावजूद भी, यानी सबसे ईमानदार व्यक्ति जनरल खंडूरी माना जाता था, और जनरल खंडूरी के टाइम पे जिस लड़ाई को हम सिंगताली पुल की लड़ रहे हैं, वहां पे सावरा ने वो पुल इसलिए नहीं बनने दिया कि उसने 11,000 मीटर जमीन, वर्ग मीटर जमीन एक ही दिन में ट्रांसफर कर रखी है। हमने पूरे कागज निकाल रखे हैं। अच्छा। 35 कमिश्नर थे गढ़वाल के, वो 3 बार हम डीएम टीजी में जा चुके हैं कि यार इसकी जमीन कैंसिल करो, लेकिन टस के मस नहीं। यानी खंडूरी के टाइम पे भी भू माफियों ने जो जमीन लेनी चाहिए, क्योंकि सरकार बहुत ताकतवर अच्छा। होती है, कितना भी भू कानून लगा दो। हाँ। अगर हिमाचल में भू कानून है तो वहां पे प्रियंका बढेरा के फार्म हाउस है, कोई डिनाई नहीं कर सकता। केवल जो भू कानून वहां पे सफल इसलिए हुआ कि जब आज से 50 साल पहले वहां पे भू कानून लगा, तो वहां पे गांव, खेत खलियान हरे भरे थे, और उनकी इकोनॉमी उन खेत खलियानों के माध्यम से सस्टेन रहते हुए आज तक उनकी आर्थिकी उस पर डिपेंड कर रही है। ठीक है। आज तक। अब आप ये बताइए, आज मेरे गांव खाली हो चुके हैं टोटली। अब मैं अगर सरकार होता तो मैं सबसे पहले क्या करता कि उन बने हुए खेतों को जिंदा करता। आज खेत बंजर पड़ गए हैं, जो लोग वहां पे रह रहे हैं वे भी जंगली जानवरों के कारण अपने खेतों को छोड़ चुके हैं। अब उन बंजर खेतों पे भू कानून लग भी जाए तो मेरे को खास फायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि वो उसका डिस्कनेक्शन हो चुका है खेत का और मेरा। अब मैं पलायन करके देहरादून में बैठ गया हूं, और मेरे बच्चों को मालूम ही नहीं है कहां मेरे खेत और खलियान। अब समस्या यह आती है कि वो खेत और खलियान को सरकार जिंदा करने में नाकामयाब क्यों रही है। 23 साल के बाद आज हमें अगर ये आंदोलन करना पड़ा है, तो इसके कारण कमजोर लीडरशिप जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने हमें दी है, हमारी बदहाली का मूल कारण वो है। अब उस व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए जो लड़ाई हमें लड़नी चाहिए, वो इन कमजोर नेताओं के आगे घुटने टेक के हम आज मांगने के लिए विवश हो रखे हैं। इसलिए हम सोचने के लिए मजबूर है कि आखिर कौन सी लड़ाई और कहां की लड़ाई। आज बेरोजगारों की जब लड़ाई लड़ते हैं हम, तो वहां पर एकता बिहार में अकेले मिलते हैं हम, क्योंकि समग्र जनता राम में हो चुकी है, अयोध्या अपने देवी देवताओं को भूल चुकी है, और अयोध्या की तरफ जिस पहाड़ की जनता का समग्र रूप से मुंह हो। जिस दिन मैं यहाँ पे राम लला जी की वहां मूर्ति स्थापित हुई, तो मैं अपने मोहल्ले में, अपने शहर में अपने को अकेला महसूस कर रहा था। मैं भी विवश होकर एक कपड़ा टांग के एक मंदिर के आगे, क्योंकि लोग बोलते हैं ये बेवकूफ राम लला की बोली कर रहा। मैंने कोई भी हमारा क्षेत्रीय नेतृत्व या राष्ट्रीय नेतृत्व जो उत्तराखंड की धरती पे मौजूद है, राजनीति कर रहे हैं, किसी ने
ये नहीं कहा कि भाई रघुनाथ ठीक है, जो वहां पे रामलला की मूर्ति अयोध्या में बन रही है, ठीक है। थपलियाल साहब, आपको भी वही शिकायत है ना कि देखिए इन चीजों पर कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ, चीजें किनारे करती गए सरकार के लोग, और यही वजह है कि आज भी समस्या जस की तस है। आपके पास लौटेंगे, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, लौटेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं हम मूल निवास को लेकर, और जिस तरीके से इस मुद्दे पर लगातार लड़ाई लड़ी जा रही है, विपक्ष की ओर से, आम जनता की ओर से अपना अधिकार मांगा जा रहा है, वो एक लंबे वक्त से चला रहा है, लेकिन इसका कोई भी स्थायी समाधान नहीं मिल पा रहा है। खास मेहमान हमारे साथ में मौजूद है, सुनीता विद्यार्थी जी के पास में अभी जाएंगे। सुनीता विद्यार्थी जी, क्या आप सुन पा रही हैं? ठीक है सुनीता जी, मैं आपका नेटवर्क कट रहा है, हालांकि आपके पहले से शिव प्रसाद जी हैं, लेकिन मैं चाहती हूं कि उनके पहले मैं आपको जोड़ लूं, क्योंकि आप कई बार जुड़ी हैं, कई बार आपने डिबेट से आप गई भी हैं, इसी के चलते मैं पहले आपके पास आती हूँ। सुनीता जी, क्या वजह है कि आखिर इस मुद्दे का कोई स्थायी समाधान नहीं मिला? हर कोई यही कह रहा है। आप विपक्षियों को एक ये कहकर उनसे बच सकती हैं कि विपक्षी हैं, ये तो कहेंगे, लेकिन क्या आप नहीं मानती कि ये जिसकी तो समस्या है? क्या आप नहीं मानती कि अभी भी ये लड़ाई लड़ रहे हैं मोहित जी जैसे लोग, अभी भी समितियां हैं जो इस पर ही काम कर रही हैं? देखिए गरिमा जी, भू कानून जो विषय है और ये जो अभी जितने भी यहाँ पे विषय उठाए गए, ये मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं, और इसमें कोई पक्ष विपक्ष नहीं है। अगर हम उत्तराखंडी हैं तो हमारा मूल उद्देश्य इन सभी नियमों को लागू करवाना है। ये प्रायोरिटी में होना चाहिए, चाहे वो किसी भी पक्ष से हो, किसी भी विचारधारा से हो या दल से हो। तो यहाँ पर देखिए, भू कानून हम भी चाहते हैं, लेकिन एक सशक्त भू कानून लागू किया जाए, उस पर एक अच्छी तरीके से जो वर्क है वो किया जाए, ताकि कहीं पे भी कोई इफ बट एल्स बाद में ना रहे। क्योंकि लेकिन क्या ये होता वर्क ही तो नहीं हो रहा है, चीजें बना देते हैं और बाद में फिर उसमें कई चीजें आती हैं। ऐसा ही हमने जब राज्य आंदोलनकारियों के विषय में भी बातें उठती थी, तो ऐसे ही रहा। कई जो जेन्युइन राज्य आंदोलनकारी थे वो लोग रह गए, और कई लोग जो है उन्हीं के माध्यम से हमें पता चलता है कि ये लोग तो थे नहीं उस आंदोलन में। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। तो ये जो भू कानून का भी विषय उठा है मूल निवास का, निश्चित रूप से होना चाहिए, और हमारी सरकार इसके लिए पॉजिटिव कदम भी उठा रही है। हम चाहते हैं कि जो भी प्रारूप बने वो ऐसा बने जिसमें कोई भी बाद में किसी प्रकार की कोई भी इफ बट एल्स वाली स्थिति ना आए। तो इसलिए इसमें समय लग रहा है, लेकिन हमारी सरकार का रुख जो है वो स्पष्ट है कि हम सशक्त भू कानून प्रदेश को देंगे, और उस तरफ हमारे सारे हो रहे। ठीक है, लेकिन सुनीता जी, आप जो बात कह रही हैं उसको इसलिए नहीं माना जा सकता। आप कह रही हैं कि बिल्कुल इस पर काम होना चाहिए, इस पर विचार होना चाहिए, ये एक जरूरी चीज है, लेकिन आपके लिए तो जरूरी ऐसा लगता है कि यूसीसी हो गया है, क्योंकि आपकी प्राथमिकता में तो वही था ना। आपने तो कभी इस चीज को लेकर क्या प्राथमिकता दिखाई? आरोप भी तो विपक्ष आप पर यही लगा रहा है कि आप इन सारे मुद्दों को यूसीसी के माध्यम से ढकना चाहते हैं, आप नहीं चाहते इन पर बात हो। देखिए गरिमा जी, यूसीसी निश्चित रूप से हमारी प्रायोरिटी है, कल भी थी और आज भी है, और जब तक वो लागू नहीं हम करें तब तक रहेगी। उसके बाद जो भू कानून और मूल निवास की जहां तक बात है, मैं तो कहती हूँ कि जब हमारा प्रदेश बना उसी वक्त ये बन के होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा जो हमारे राज्य आंदोलनकारियों ने जो अपनी दी थी वो इन्हीं सभी विषयों को लेकर। किसी को सीएम नहीं बनना था, किसी को कुर्सी नहीं चाहिए थी, राज्य आंदोलनकारी थे वो प्रदेश की जब उन्होंने मांग की थी, तो इन्हीं सभी विषयों को लेकर हम सभी, क्योंकि हम जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सभी राज्य आंदोलनकारियों के परिवारों से हैं, और हम अच्छे से जानते हैं बुजुर्ग परिवारों ने जो वहां पे जाके इतना प्रदेश के लिए जो अपने तन मन धन त्याग बलिदान किए, वो इसी विषय के लिए किए थे। तो मैं कहती हूँ कि जब फर्स्ट टाइम ही हम जब प्रदेश को हमारे नवंबर की हम बात करें 2000, ये सारी चीजें लागू होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी जो भी चीजें पीछे हुई, अब उसको हम 23 साल के पूरे उसको हम नहीं ला सकते हैं, लेकिन आगे के लिए ऐसा करें कि हम लोग जो देखिए इसके लिए हमने सारी बैठकें जो है जगह जगह कर रहे हैं, सभी के सुझाव लिए हैं, क्योंकि ये
हैं, अभी जैसे कह रहे हैं कि 4th क्लास की हमारी जो सारी जॉब्स हैं वो बाहरी लोग ले रहे हैं। देखिए हमारा उत्तराखंडी भाई बहन भी बाहर रहते हैं, उन लोगों को भी वैसी ही जॉब के सारे क्राइटेरियाज हैं, यहाँ पर भी हैं। नहीं है, देखिए ये भ्रमित करने वाली बात है। मोहित हिंदी जी बैठे होते हैं, जनरलाइज बातें अलग है, वो हम तब करेंगे ना। देखिए हम दान तब करते हैं जब हम अपना पूरा, हमारे घर में लोग भूखे ना हो। ये बिल्कुल ठीक बात है कि आप जो कह रही वो बहुत अच्छी बात है कि आप अपने बाहर के राज्यों के बारे में भी विचार कर रही, बड़ी अच्छी सोच है आपकी, बड़े अच्छे विचार हैं आपके। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप जिस प्रदेश जिस राज्य से हैं सबसे पहले उसके बारे में सोचिए। अगर वहां की जनता ही बेहाल है और आप यूसीसी, आपकी पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं कि हम तो एक बहुत अच्छी चीज कर रहे हैं, उत्तराखंड अग्रणी राज्य बन रहा है इस अहम चीज के लिए, यूसीसी से समस्या नहीं है। लेकिन समस्या इस बात से हो जाती है ना कि भाई आपने यूसीसी ही क्यों चुना? आपके पास और भी कई सारी चीजें थी जिसके लिए आपके प्रदेश की जनता परेशान है। यूसीसी तो आप फिर भी ला सकते हैं, समस्या उससे नहीं है, समस्या इस बात से कि आपके लिए यूसीसी ही सबसे पहले क्यों है। गरिमा जी बिल्कुल सही वाजिब सवाल है आपका, और प्रायोरिटी में ये चीजें होनी चाहिए। और वही मैं कह रही हूँ कि हमारी सरकार इस ओर जो है सार्थक कदम उठा रही है, पूरे अच्छे तरीके से सभी चीजों को जो है पूरा ड्राफ्टिंग हो रही है, सभी के सुझाव लिए जा रहे हैं, तमाम चीजें इसमें हो रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी देखिए शुरू से ही हमने जिन जिन के लिए जनता से वायदे किए हैं, हम उस तरफ जो है हमने कदम बढ़ाए, लोगों के जो हमने वायदे किए वो करके भी दिए। तो यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि हम लोग पॉजिटिव नहीं है, हम पॉजिटिव है। और मैं आपको ये बिलीव दिलाती हूँ कि हमारी ही सरकार ये करके भी देगी। आप चाहे आज हम बैठे हैं यहाँ पे, लेकिन आप जब भी ये लागू होगा आप देख लेना भारतीय जनता पार्टी ही इसको लागू करेगी। तो यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोगों को जो पॉइंट्स हैं, जैसे अभी थपलियाल भाई साहब ने बहुत अच्छी बातें कही, और वो हमेशा प्रदेश की चिंता में रहते हैं, उनको पीड़ा होती है, क्योंकि जिस मंसूबे से हमने ये प्रदेश मांगा था, जो हमारे बुजुर्गों के हम सबका जो एक मत था कि हम लोग जो है अपने प्रदेश की भलाई चाहते हैं, कल्याण चाहते हैं, और हमारी जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो यूपी से जब हम लोग अपना प्रदेश अलग ले रहे थे वो इन्हीं सभी कारणों से लिया था। लेकिन अब जो समस्या है रोजगार को लेके, तमाम जो चीजें हैं, और जो बाहरी लोग जो यहाँ पे आके, डेमोक्रेसी में भी फर्क पड़ रहा है, बहुत सारी चीजों में होती हैं। अब जो हमारे यहाँ का देखिए, अगर फौज की भी बात करें तो हम स्पेशल अपने लिए कोटा मांगते हैं कि भाई हमारे लोगों की जो पहाड़ियों की हाइट है उस हिसाब से हमारे लिए नियम बनाए जाए, और वो होता है। वैसे ही हमें अपने भू कानून के लिए और ये मूल निवास के लिए, क्योंकि अब जिनका जन्म जो यूपी के टाइम से है वो सभी मूल निवासी हैं, लेकिन आगे जो परिवार बढ़ता है उसमें वो आगे जो बच्चे हैं वो स्थायी निवासी हो रहे हैं। तो ये भी सारी चीजें, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें स्पष्ट निर्देशित भी किया था और स्पष्ट कर दिया था, ये टैगलाइन दे दी थी कि भाई ये लोग जो है, जो हमारे उत्तराखंडी है, उनको स्थायी निवास की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि हम लोग जो है, जो भी हमारे पास ड्राफ्टिंग आ रही है, जो रिपोर्टिंग हो रही है, वो उसमें अब कहीं से भी किसी भी दल से ये चीज ना रहे कि भाई आपने ये चीज नहीं डाली। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आएगा तो आएगा ही, लेकिन फिर भी ऐसा प्रारूप आए जिससे हर व्यक्ति जो है सेटिस्फाई हो, खासकर हमारे पहाड़ी तबका जिन्होंने पूरी अपनी जान दी है। और मैं आपको कहूं कि पूरा उत्तराखंड कहीं पे भी आप ले लीजिए, सभी लोग उसमें शामिल थे। तो उन सबके हिसाब से ये सारी चीजें होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि हम फिर 4 दिन बाद संशोधन ना करें, ऐसा बने कि जिसमें जो हर व्यक्ति जो है एक लिमिट तक सेटिस्फाई हो, और बाद में अगर कहीं बट वाली बात आती है तो उसको भी संशोधन के लिए तो होती है चीजें। संविधान तक में संशोधन हो रहे हैं तो ये तो मुझे नहीं लगता कोई बहुत बड़ी बात है कि उसमें दोबारा कोई चीजें नहीं हो सकती। तो हमारा जो है, देखिए हमने हर चीज को लिए जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश आ रहे हैं, कार्य हो रहे हैं और पॉजिटिवली हम लोग इसमें लगे हुए हैं। तो ये हम लोग आश्वस्त करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ही सशक्त मजबूत भू कानून लेकर आएगी, जिससे हमारे अधिकारों पे, हमारे नौनिहालों के अधिकारों पर कोई डाका ना पड़े। यही हमारी भी प्रायोरिटी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन सुनीता जी देखिए, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हैं जो अभी भी बची हुई हैं। आप कुछ भी कह लीजिए, लेकिन शायद प्रदेश की जनता के लिए जवाब नाकाफी होगा, क्योंकि वो ये जानते हैं ना कि आप अगर कोशिश कर रहे हैं, आप जितनी सतर्कता के साथ, जितनी मजबूती के साथ आप लड़ रहे हैं यूसीसी के लिए,
आपने समिति गठित करने में देरी नहीं की, आपने पहली कैबिनेट में बात कही थी, आपने पहली कैबिनेट में उस पर समिति गठित की, उस पर काम करना शुरू किया, तो वैसा रवैया ही आपसे जनता बाकी मुद्दों पर भी उम्मीद करती है और आपका विपक्ष भी आपसे यही कह रहा है। उमा जी, क्या वो रवैया नजर आता है क्या? उमा जी आएंगे आपके पास, माफी। शिव प्रसाद जी बहुत वक्त से हैं, उनसे मैंने एक भी प्रतिक्रिया नहीं ली है। शिव प्रसाद जी, माफी चाहूंगी कि आपके पास देरी से आना हुआ। सुनीता जी कई बार डिबेट से आ जा रही थी, शायद मैंने सोचा उनका नेटवर्क फिर ना चला जाए, उनकी प्रतिक्रिया भी जरूरी थी। शिव प्रसाद जी, जरूरी है मुद्दे, ये बिल्कुल ठीक है, और आपकी पार्टी भी इसी चीज को लेकर लड़ती आई है कि जरूरी मुद्दों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है। सुनीता जी ने जो जवाब दिया, क्या आप उससे जरा भी संतुष्ट नजर आए? मैडम ऐसा है ना, मुझे जो लगता है, जो अभी तक मैंने सबको देखता हूँ मूल निवास और भू कानून को लेकर के, हाँ, किसी भी राजनीतिक दल के अधिसंख्य लोगों की जो समझ है, ना तो मूल निवास के बारे में साफ है और ना भू कानून के बारे में साफ है। और ये जो गफलत है, इसके कारण जो जिनको पहाड़वाद की राजनीति करनी है, वो बोल पहाड़ी हल्ला बोल रहे हैं। जिनको समझ में नहीं आ रही बात, वो मैदानी गुटा अलग बना दे रहे हैं। और जो मूल जो सवाल है मूल निवास और भू कानून का, जो जनता को जिसके लिए मिलना चाहिए था, उसको पता ही नहीं है कि ये अधिकार किसके लिए है। जी, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है मैडम। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं क्लैरिटी नहीं है चीजों की। ठीक है, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ बिल्कुल कि भारत का फंडामेंटल जो राइट है संविधान में भारतवासियों का, वो ये है कि क्षेत्र के आधार पर किसी को भी देश के किसी भी हिस्से में आने जाने, रहने, बसने, आजीविका, रोजगार करने के लिए कोई भेदभाव नहीं हो सकता। कोई कहीं भी आ जा सकता है, ये उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इससे पहले हमें फंडामेंटल राइट को देखना पड़ेगा। आप इसका विरोध नहीं कर सकते, बिल्कुल कर ही नहीं सकते, असंवैधानिक है। लेकिन इसके साथ साथ एक पॉइंट और है मैडम, जिस मूल निवास के लिए एक्चुअल लड़ाई है, वो मूल निवास है जाति प्रमाण पत्र के लिए। जाति प्रमाण पत्र कोई ठाकुर ब्राह्मण सवर्णों के लिए नहीं है। जाति प्रमाण पत्र जो एससी के लोग हैं, एसटी के लोग हैं और ओबीसी के लोग हैं, उनको जाति प्रमाण पत्र दिया जाना है 1950 की डेट से। अच्छा। और ये जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, ये गायब है इस आंदोलन से, इनको पता ही नहीं है कुछ। मैंने बिल्कुल, यानी जिन लोगों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है उन्हें नहीं पता है। लड़ाई लड़ रहे हैं सवर्ण, ठीक है, सवर्ण लोग तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। और देश में ये जातिवाद इतना फैल चुका है कि एक और जातिवाद के आधार पे जनगणनाएं हो रही हैं। और जिनके लिए तुम्हारी लड़ाई जो है, जो जातिवाद के आधार पे, जो जाति प्रमाण पत्र की आधार पे जो लड़ाई है, तुम्हारे लिए है, और तुम गायब हो उस लड़ाई से। तो उल्टा मेरे को पूछे कि अच्छा तुमने हमको बताया। अरे भाई, हम क्या बताएंगे, हम तो तुम्हारी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छा, तुम कब आओगे इस मुख्य धारा में? बड़ा सवाल यह है। दूसरी बात, एक बात बताइए, ये होती कौन है ये सरकारें मूल निवास को खत्म करने वाली? ये भारत का संविधान में दी गई व्यवस्था है मैडम, 1950। इनको तो जो भाजपा और कांग्रेस के मुख्यमंत्री, चीफ सेक्रेटरी वगैरह वगैरह, इनको तो उठा के जेल में डाल देना चाहिए इस बात के लिए। ये होते कौन है इस मूल निवास को खत्म करने वाले? ठीक है, और मुझे एक पत्र बता दो आप, एक पत्र। मेरे पास आपकी एक शासनादेश पड़े मैडम, डे 1 से मूल निवास को लेकर के, डे 1 से जो एक शासनादेश हुआ होगा, एक चीफ सेक्रेटरी ने जो कहा, एक मंत्री विधायक ने जो कहा, विधानसभा में जो एक बात हुई, मिनट्स टू मिनट्स मेरे पास फाइल में, कोई भी ले सकता है मुझसे। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी ने भी ये नहीं बोला कि मूल निवास खत्म क्यों किया जाना चाहिए। बस ब्यूरोक्रेट्स ने कर दिया और नेताओं ने आंख बंद करके मान लिया। क्यों माना? कि भाजपा और कांग्रेस, जिन पार्टियों की यहाँ पे 2-2, 3-3 बार सरकार रही, इनका जो वोट बैंक है, इनको पूरे देश में राजनीति करनी है। और ये देश के किसी भी हिस्से पे रहने वाले तबके, समुदाय को नाराज नहीं करना चाहते, इसलिए इन्होंने उत्तराखंड के हितों का सौदा कर दिया। बस ठीक है, हाँ तपला साहब, मैं आती हूँ, उसके बाद आपके पास से आती हूँ। मैं एक जवाब देना चाह रहा था। हाँ, मैं शिव प्रसाद सेमवाल जी को एक चीज बताना चाह रहा था। हाँ बिल्कुल, थपला साहब आपके पास से आ रही थी। उन्होंने बहुत कानूनन ढंग से सब बढ़िया बोला। हाँ। एक चीज जो उन्होंने बोला, क्योंकि शुरू में जब स्वामी जी ने वो कर दिया था 1985 से, उसके बाद एक लोग कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में सुधांशु धुलिया जी की बेंच ने, मान्य जो अभी सुप्रीम कोर्ट में है, उनकी बेंच ने फैसला दिया कि मूल निवास है स्थायी निवास, एक ही माना जाए 15 साल के बाद। ये मैं इस पे आऊंगा। दरअसल हाई कोर्टों की और जो जजों की प्रणाली हो गई है, जज आज के
ये नहीं देखते हैं कि न्याय हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। जज बिल्कुल आज सही। रेफरी की तरह काम कर रहे हैं कि हाँ जी इसको कितने पॉइंट हुए, इसने कितने मुक्के मारे, इसने कितनी पैरवी करी, और जो पैरवी में जानबूझ के कमजोर पड़ गया, जानबूझ करके चुप हो जाते हैं एडवोकेट लोग कि जिसको दूसरी पार्टी को फायदा देने वाला, तो जज भी सर पकड़ के वही तो फैसला देगा। जिस तरीके के डॉक्यूमेंट आप प्रोड्यूस करोगे कोर्ट में, जिस तरीके की पैरवी करोगे, उसी तरीके से जज भी फैसला देगा। और हमें हमारी ही सरकारों ने, भाजपा और कांग्रेस ने मिलके हरवाया है, और इसमें यूकेडी भी शामिल है। मैं बताता हूं कैसे। यहाँ पे सर 2008 में सर्वदलीय कमेटी बनी थी। मूल निवास पे जब झगड़ा बढ़ गया तो एक सर्वदलीय कमेटी बनी, और इस सर्वदलीय कमेटी में देखिए प्रकाश पंत जी थे जो सभापति थे, इसमें पुष्पेश त्रिपाठी थे यूकेडी की ओर से, कांग्रेस की ओर से हरभजन सिंह चीमा, राजकुमार, महेंद्र सिंह महाराज, दिनेश अग्रवाल थे, बसपा की ओर से शहजाद थे इस टीम में। ऐसा नहीं है, सारी पार्टियों ने मिल करके ये हमारा मूल निवास हमसे छीना है। ठीक है। अभी थपलियाल साहब से ही मैं जवाब लूंगी सबसे पहले। थपलियाल साहब से, हाँ मैडम, या तो उनकी समझ साफ नहीं थी। हाँ। इसमें एक छोटी सी बात बताता हूँ। हाँ। ये पूरी सर्वदलीय कमेटी की रिपोर्ट मेरे पास है। मुंबई में भी ऐसा ही हुआ था जैसे उत्तराखंड में हुआ। अच्छा। मुंबई में 1960 में जब मुंबई पुनर्गठन एक्ट बना, जब राज्य बना था मुंबई, जब महाराष्ट्र बना था, तो मुंबई पुनर्गठन अधिनियम बना था 1960। उसमें भी जो बाहर से वहां पे औद्योगिकीकरण के कारण रोजगार के लिए आए हुए थे, उन्होंने भी बोला कि भाई हमें भी जाति प्रमाण पत्र दो। तो मुंबई हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साफ मना कर दिया था कि नहीं मिलेगा। 1950 में तुम लोग जहां के निवासी थे, और या फिर तुम्हारे बाप दादा जहां के निवासी थे, वहीं का मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र तुम लोगों को मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, और बहुत सारी रूलिंग्स है उत्तराखंड में। इस सुप्रीम कोर्ट के संविधान, सुप्रीम कोर्ट के नियम, हमारे संविधान में दी गई व्यवस्था के ठीक है। अभी थपलियाल साहब से जवाब ले लेते हैं। इनको जेल जाना चाहिए। ठीक है, अब थपलियाल साहब से जवाब लेते हैं। कमेटी बना रहे, तुम होते कौन हो कमेटी बनाने वाले? ठीक है सर, ठीक है। कमेटी बनाने की संविधान से? ठीक है शिव प्रसाद जी, आपकी ओर से देखिए, शिव प्रसाद जी आप लोग जो कमेटी बनाने की, ठीक है शिव प्रसाद जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने जो बातें कही बहुत फैक्ट से आपने समझाया कि आखिर जिस चीज के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें कई सारे लोग तो ऐसे भी कि वो जानते नहीं कि हम उनके हक के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़ी जा रही है। थपलियाल साहब, आप बराबर हाँ में हाँ मिला रहे थे। आपने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक तरीके से कानूनी तौर पर उन्होंने समझाया कि आखिर ये क्या है, लेकिन एक आरोप शिव प्रसाद जी ने लगाया, और वो ये कहा कि सभी दलों ने मिलकर इसमें काम किया, उसमें यूकेडी का भी नाम लिया उन्होंने। तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि फिर लोग सारे इसलिए चुप हो गए कि सबने हाई कोर्ट का जो ऑर्डर था, और वो भी सुधांशु धूलिया जी द्वारा, वो सबने उसको मान लिया। आज भी हमारे जो यहाँ पे आरक्षित वर्ग के SC और ST हैं, उनको मूल निवास नहीं मिल रहा। मेरे को एक शिकायत दी, वास्तव में मैं सलूट करता हूं शिव प्रसाद सेमवाल जी को। एक्चुअली हम जाने अनजाने अपने SC और ST भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों को हम तो एक तरफ सोच रहे हैं, जो मैंने सवाल खड़े किए कि अगर मैं सवर्ण होते हुए मेरे गले में मूल निवास की तख्ती लटक भी जाएगी तो मुझे हासिल कुछ नहीं होगा जब तक मैं आरक्षित वर्ग में नहीं होऊंगा। लोग उदाहरण देते हैं कि हम यूपी में हमें मिलता था। एक्चुअल में यूपी में हमें पर्वतीय मूल के लोगों को 2% आरक्षण था मेडिकल में और इंजीनियरिंग कॉलेज शिक्षा में, और उसी को हम लोग ये सोचते हैं कि हमें वो मूल निवास था हमारा। वो पर्वतीय मूल का सर्टिफिकेट पटवारी देता था। जब राज्य बना, लोग दौड़े यहाँ पे कि साहब राज्य बन गया, हम मूल निवास का सर्टिफिकेट लेते हैं, और पटवारी ने बिना पूछे हुए, उत्तराखंड में मैडम पटवारी राज है, और पटवारी राज इतना मजबूत हो चुका है कि वो जिसको चाहे हमारी जमीन को दे देते। बाद में जैसे अभी लड़ रहे थे एक पुलिस के अधिकारी, यहाँ पे जमीन हासिल नहीं होती, फिर बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा है उत्तराखंड। और यहाँ का नेतृत्व जिस तरह से हमें बेवकूफ बना रहा है, उसकी बेवकूफी को हम देख रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि साहब मूल निवास, तुम्हें स्थायी निवास नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी को क्या ये पता नहीं है कि हर चीज के लिए स्थायी निवास चाहिए। आपको आधार कार्ड बनाना हो, आप कहीं भी, मैं राशन कार्ड बनाना हो, कुछ भी बनाना हो, मैडम स्थायी निवास प्रमाण पत्र चाहिए। अगर मेरे को पासपोर्ट बनाना हो, बैंक में अकाउंट खोलना हो, मुख्यमंत्री जी ने कैसे बोल दिया कि मूल निवास चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये जो समस्या है, और अगर मूल निवास चलेगा तो क्या होगा कि जो बंबई में पहाड़ी रह रहा है और स्थायी निवास वहां बंबई का है, वो यहाँ आके मूल निवास का सर्टिफिकेट लेकर और जॉब की लाइन में यहाँ भी जॉब लेगा और बंबई में भी लेगा। ये हो चुका है यहाँ।
क्योंकि कमजोर नेताओं की समझ से परे है कि हो क्या रहा है। अभी हमारे मुख्यमंत्री की सबसे बड़ी गले में लगी है कि बड़ी भारी इन्वेस्टमेंट समिट मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में करवा ली। अब वो जमीन अवेलेबल नहीं करा पा रहे और आलू फार्म तक चले गए। हम लोगों का ध्यान मूल निवास सर्टिफिकेट में चला गया और उधर वो अब हमारी सरकारी जमीनों को धड़ाधड़ दे रहे हैं। आलू फार्म बचाने के लिए हम मसूरी कूच करने जा रहे हैं, क्योंकि मेरे को पता लग गया कि किस तरह से अधिकारियों को जो अभी इशू किया हमारे मुख्यमंत्री जी ने कि 10 साल, अरे 10 साल ही क्यों लिया तुमने? क्यों तुमने 10 साल का ही ऑर्डर दिया? मैं जानता हूं कि क्यों दिया। तो इन तमाम सवालों को यहाँ पे डिबेट लंबी हो जाएगी। लेकिन अगर हम जमीनी यथार्थ पे नहीं आएंगे, जिस तरह अध्ययन करके शिव प्रसाद सेमवाल आए, इसी तरह हर व्यक्ति यहाँ पे अध्ययन करके आता तो मजा आ जाता। ठीक है। मोहित जी के पास अंतिम जो प्रतिक्रिया है वो मोहित जी की हम लेना चाहेंगे। मोहित जी, देखिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं, आपने सभी दलों की जो प्रतिक्रिया है वो सुनी। शिव प्रसाद जी ने बड़ी टेक्निकल बातें उसकी बताई कि आखिर ये भू कानून की हम लड़ाई क्यों लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत अहम था। ये बिल्कुल ठीक लगा आपको? देखिए, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूँ। हाँ, हम लोग संविधान की भावना के अनुरूप ही इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं। हम कहीं पर भी गैर संवैधानिक बातें नहीं कह रहे हैं। जो संविधान में व्यवस्थाएं हैं उसी को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। हम जब कहते हैं हिमाचल प्रदेश में समूह गौ समूह घौ, या फिर त्रिपुरा में या आंध्र प्रदेश या अन्य राज्यों में जिनको अलग इसमें विशेष रूप से उनको छूट मिली हुई है, नौकरियों में संविधान में अलग से इनके लिए व्यवस्था की गई है, समूह गौ और घौ में इन राज्यों के मूल निवासियों को ही पहला अधिकार मिलेगा, तो उत्तराखंड के लोगों को इससे वंचित क्यों किया जा रहा है? मूल निवास प्रमाण पत्र के पीछे सिर्फ मंशा ये है, अगर हमें 1950 मूल निवास का सर्टिफिकेट मिलता है तो हम ये तय कर पाएंगे कि ये लोग हमारे उत्तराखंड के मूल निवासी हैं और प्राथमिकता इन नौकरियों में इनको मिलनी चाहिए। हिमाचल में भी आपने देखा होगा कि जो 1972 में भूमि का कानून बना हुआ है उसमें एक धारा 118 जोड़ी गई है, उसमें भी संविधान में एक तरह से संशोधन करके उसको जोड़ा गया है। तो वहां पर जो कानून इतने मजबूत कि वहां पे कोई भी बाहर का आदमी या वहां का गैर कृषक हिमाचल का भी वहां पे जमीन नहीं खरीद सकता है। आज ये स्थिति है कि हिमाचल की सारी जो कृषि भूमि है वो सुरक्षित है और उत्तराखंड में ठीक उलट। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए 100 से ज्यादा संगठनों से जोड़ने की आस है और इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष एकजुट होकर लगातार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहा है कि आखिर ये जो मूल अधिकार है आम जनता के, वो प्रदेश में आम जनता को कब मिलेंगे। देवभूमि के दंगल में आज इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।